जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह यूपीएसआई पर बेस्ड है। ये हमारे विगत वर्षों में यूपीएसआई के जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आइए हम संख्या पद्धति में कुछ क्वेश्चन ऐसे देखें जो आपके यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 से 50 तक अंकों की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हम देखें, अगर हम 1 से 9 तक की संख्या लिख रहे हैं तो हमको कुल 9 अंकों की आवश्यकता होगी। 9 अंकों की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 10 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए हमको कितने अंकों की आवश्यकता होगी, इसको हम निकाल लें। उसके बाद फिर क्या करें, दोनों को जोड़ लें, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें कि देख लें 50 से 10 तक की कुल हमारी कितनी संख्याएं 2 अंकों की हैं। तो 50 में से हम 10 घटा दें और इसी में 1 जोड़ दें। 50 में से 10 घटाएंगे 40 आएगा, 40 में 1 जोड़ देंगे 41। 41 ऐसी संख्याएं हैं जो हमारे 10 से 50 के बीच में 2 अंकों की संख्या है। तो देखें एक अंक यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 2, ये 10 जो है 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है। इस तरह से जो भी हमारी 41 संख्याएं मिलेंगी वे सब सारी संख्याएं 2 अंकों की होंगी। इसलिए हम क्या करें, 41 में 2 से गुणा कर दें तो हमको कितने अंकों की आवश्यकता होगी ये पता चल जाएगा। गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 42। अब क्या करें, हम 9 में 82 जोड़ दें, जितना आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 में 82 जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 91। मतलब हमको 91 अंकों की आवश्यकता होगी 1 से 50 तक की संख्या को लिखने के लिए। तो इसका हमारा सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी पर बेस हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हमको 366 वाले पृष्ठों पे पुस्तक पर अंकों का अंकन करना है। तो हमको ये बताना है कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हम देख लें, अगर 1 से 9 पृष्ठ तक हम अंकों का अंकन करेंगे तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 1 से 9 तक की जो संख्या लिखी जाएगी वह टोटल हम देख रहे हैं 9 संख्याएं हैं और वो संख्या हमारी एक अंक की होगी। इसलिए हमारे टोटल अंकों की आवश्यकता कितनी होगी, 9 अंकों की आवश्यकता होगी। 9 अंकों की आवश्यकता होगी। इस तरीके से हम आगे देखें। अब हम देखें कि 2 अंकों की हमारी कितनी संख्याएं हैं। तो हम देख रहे हैं 10 से लेकर के 10 से 99 तक के पृष्ठ पर जो हमको अंक अंकन करने हैं टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी ये हम देख रहे हैं। तो देख लें कि यहाँ से 99 से लेकर के 90 तक कुल अंकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी। 90 ऐसे अंक होंगे जो 2 अंकों के होंगे। तो 90 में हम क्या करें, 2 से गुणा कर दें, टोटल आ जाएगा हमारा 180। अब देख लें कि 3 अंकों की संख्याएं हमारी 3 अंकों की अंक कितने हैं, जिन पे हम देखें कि एक 3 अंक की आवश्यक देख लें, यहां से लेकर के 100 से 366 पृष्ठ पर हमको क्या करना है, अंक अंकित करना है, पृष्ठ संख्या डालना है। तो टोटल हम पहले निकाल लें कितने पृष्ठ होंगे। देख लें यहाँ पर 366 में से हम क्या करेंगे, 100 घटा दें और इसी में 1 जोड़ दें तो यहाँ पर आ जाएगा 267। 267 ऐसे पृष्ठ हैं 267 ऐसे पृष्ठ हैं जिस पर 3 अंकों की संख्या को का अंकन करना है और 3 अंकों की संख्या में हमारे 3 अंक हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 267 में 3 से गुणा कर लेंगे। देख लें कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 हो गया और 6 त्रिक 18, 18 और 2 20 हो गया, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया। अब हम क्या करें, इन्हीं अंकों को जोड़ लें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 801 में हम 180 जोड़ लें और 180 में टोटल 9 जोड़ लें। यहाँ पर देख लें 0 आ गया
यहाँ पर 9 आ गया और 8 एक 9 आ गया। 990 अंकों की आवश्यकता होगी हमको 366 पृष्ठों पर जो है पृष्ठ संख्या डालने के लिए। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक मुद्रक एक पुस्तक की पृष्ठों की पृष्ठ संख्या 1 से आरंभ करता है, वह उसमें 3189 अंकों का प्रयोग करता है। तदनुसार उस पुस्तक के पृष्ठों की कुल संख्या कितनी है? तो हम देखें कि पहले जो है 9 पृष्ठ, 1 से 9 पृष्ठ तक टोटल हमको 9 अंकों की आवश्यकता होगी। टोटल 9 अंकों की आवश्यकता होगी। उसके बाद देख लें 10 से 99 पृष्ठ तक हमको जो है टोटल अंकों की आवश्यकता होगी वह 180 अंक, क्योंकि इनके बीच में हमारी 99 90 पृष्ठ बनेंगे और 90 में हम 2 से गुणा कर लेंगे तो 180 आ जाएगा। अब देख लें कि 100 से लेकर के 100 से 99 999 पृष्ठ तक जो है अगर हमको संख्या अंकन करना है तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? इनके बीच में हमारी संख्या हो जाएगी 900 हो जाएगी, 900 पृष्ठ होंगे और 9 से हम क्या करें 3 से गुणा कर दें तो टोटल हमारा आ जाएगा 2700। पहले इनको हम जोड़ के देख लें, फिर जितने अंक हमारे अभी बचे हैं फिर उसके लिए हम 4 से भाग करके पृष्ठ संख्या काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं 8 मिल जाएगा, साथ में 1 जोड़ देंगे 8 मिल जाएगा और यहाँ पर 2 2889। तो यहाँ पर अभी 1 से लेकर के हम जो है 999 पृष्ठ तक की संख्या को अंकित कर रहे हैं। तो हमारे टोटल जो अंकों की आवश्यकता पड़ रही है वह 2889 अंकों की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन हमको दिखाना है कि 3189 अंक, तो हम क्या करें 3189 में से हम पहले 2889 घटा लें। देखिए कितना आ जाएगा, शून्य आ गया, यहाँ शून्य आ गया, यहाँ 11 में से अगर हम 8 घटा देंगे 3 मिल जाएगा। 300 अंक अभी बचे हैं और अब हमारा जो पृष्ठ शुरू होगा वह 1000 से शुरू होगा और 1000 में हमारी 4 अंक हैं। तो हम क्या करें 300 में हम 4 से भाग कर लें, देख लें कितने पृष्ठों पर ये 300 अंक हम अंकित कर सकते हैं। 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो 75 पृष्ठ जो है 75 पृष्ठों पर और अभी हम संख्या अंकित कर सकते हैं। तो हम क्या करें टोटल जोड़ लें, देख रहे हैं 100, यहाँ पर हमारा टोटल जो है अभी 999 पृष्ठ हम पहले से देख चुके हैं। उस पर अंकन करने के लिए हमारे जो है अंकों की आवश्यकता पड़ी है 2889। तो 999 में हम क्या करें 75 और ऐड कर दें, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 में हम 5 जोड़ दें, कितना आ गया 4 आ गया, 9 5 14 और यहाँ पर 7 आ गया और हम क्या करेंगे 1 में 9 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। यानी कि 1074 पृष्ठ पर हम जो है इतनी संख्या को 1074 पृष्ठ पर जो हमको संख्या डालनी है तो कुल अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, वह अंकों की आवश्यकता कितनी पड़ेगी 3189 अंक। तो इसका जो है बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह के आ रहा है कि 200 और 400 के बीच पढ़ने वाले उन सभी पूर्णांकों जिनका आरंभिक अंक 3 अथवा अंतिम अंक 3 है अथवा आरंभिक और अंतिम दोनों अंक 3 है की कुल संख्या बताना है। तो हम क्या करें देख लें 201 से 299 तक 3 हमको जो मिलेंगे वह टोटल हमारे हो जाएंगे 10। उसके बाद फिर देख लें कि 300 से जो 400 तक जो टोटल 3 मिलेंगे उनकी संख्या हमारी हो जाएगी 100। इन्हीं को हम जोड़ लें, टोटल हमारा आ जाएगा 110। 100 जो है 10 हमारे 3 अंक मिलेंगे, तो इसका जो है सी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 500 से लेकर के 700 तक जो है हमको संख्या लिखनी है और उसमें हमको ये बताना है कि अंक 6 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 501 से लेकर के 599 तक जो है 6 कितनी बार आया है, टोटल आएगा हमारा 20 बार। और 600 से लेकर के
700 तक 6 आएगा टोटल, या यहाँ से 700 ना लेकर के हम जो है 699 ही ले सकते हैं। तो 699 में 6 है, 700 में 6 नहीं है, तो उसको चाहे लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं है। टोटल हमारे जो 6 आ जाएंगे वह आ जाएंगे 120। इसी को हम जोड़ लें, जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 120 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो 140 आ जाएगा। तो इसका जो है ए विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि 1 से 200 तक संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कुल कितनी बार हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 से 100 तक जो है संख्या अगर हम लिखेंगे तो 2 का प्रयोग टोटल हमारा 20 बार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 0 1 2 के व्यवहार से 3 अंकों की बृहत्तम हमको संख्या बतानी है और न्यूनतम संख्या बतानी है और उनका हमको अंतर निकालना है। तो हम देख लें, जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगा। देखें यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो हमको सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, 1 शून्य 210। और सबसे छोटी संख्या तो शून्य के बाद हम देखेंगे कौन सबसे छोटा अंक है। शून्य के बाद, तो शून्य के बाद सबसे छोटा अंक 1 है, तो उसी के बाद हम जो शून्य लगाएंगे उसके बाद जो संख्याएं होंगे उनको हम जो है आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसके बाद 2 लिख लिए, माइनस कर लिए, यहाँ पर आ गया 8 शून्य और यहाँ पर आ गया आपका 1। इन दोनों का अंतर 108 के इन दोनों का जो अंतर है वह हमारा 108 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो बी विकल्प है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2 5 0 6 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। और हमको ध्यान ही रखना है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसके लिए हम क्या करें, देख लें, सबसे बड़ा अंक, जब सबसे बड़ी संख्या लिखना होगा तो हम संख्याओं को अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं। और सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है तो 0 के बाद जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जस्ट 0 लिखते हैं और फिर हम संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ा अंक हमारा 8 है, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 8 6 5 2 0, ये हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी। अब हमको लिखना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करें, पहले 2 लिख लें, 2 के बाद जस्ट 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। यानी कि 0 के बाद हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसको सर जस्ट पहले लिखेंगे और उस संख्या को लिखने के बाद हम 0 लिखते हैं। उसके बाद हम संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। फिर इनका हमको अंतर निकालना है। ये हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। इनका हमको अंतर निकालना है, घटा लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, 11 में से 6 गए 5 आ गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 14 मिल जाएगा, 14 में से 5 गए 9 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 8, 8 में से हम 2 घटा देंगे 6 आ जाएगा। जो हमारी संख्या हो जाएगी वह 65,952 हो जाएगी, 65,952, यानी कि हमारा जो सी विकल्प है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको इस तरह का एक जो है लंगड़ी भिन्न का सवाल दिया गया है और यहाँ से हमको x का मान बताना है। तो सबसे पहले अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 दिया गया है, तो हम सबसे पहले इतने पार्ट को ही सॉल्व करेंगे और इतना पार्ट हमारा हो कितना जाएगा, 8/5 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करें, हम 8 में 5 से भाग करेंगे, भाग कर लीजिए, एक बार जाएगा, 5 आया, यहाँ पर घटा लेंगे, 3 आ गया। अब 3 से फिर हम 5 में भाग करेंगे, जो यहाँ भाजक होगा, ठीक है, उसको यहाँ पर भाज्य का काम करेगा। 3 से भाग करिए, 3 एकम 3 हो गया, घटा लेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 लिखे, ठीक है। फिर 3 से जो है 2 से फिर हम 3 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 2 लिखे, यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, 2 बार जाएगा,
और यहाँ पर इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी कि ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक हमारा जो है यहाँ पर रिमाइंडर शून्य ना आ जाए, रिमाइंडर शून्य ना आ जाए। और हम नीचे से देखना शुरू करेंगे, यहाँ जो नीचे लिखा गया है वह जो है इसका मान हो जाएगा, यानी कि x का मान हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ जो लिखा रहेगा ये मिलेगा, यहाँ जो लिखे रहेगा इसका मान होगा और इसका मान जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका ए विकल्प सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, इस टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन है। हमको बताना है कि 9 सही 5 बटे 14 बटे 3 प्लस 3 बटे 3 प्लस 1 बटे 3 बटे 5 का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इतने का मान निकाल लें। इतने का मान हमको क्या मिल जाएगा, 3 धन ये हमारा 5 ऊपर जाएगा, 5 बटे 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 3 त्रिका 9 धन 5 बटे 3, 9 5 14 बटे 3। तो इतना टोटल मान हमारा हो जाएगा 14 बटे 3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 5 धन 3 त्रिका 9, 9 बटे 14 मिल गया हमको। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर एलसीएम 14 आ जाएगा, 14 पंचे 70 हो गया, 70 में हम 9 जोड़ लेंगे, 79 आ जाएगा, 79 बटे 14 हो जाएगा। तो इतने पूरे का मान हमको कितना मिल गया, 79 बटे 14। और यहाँ पर हमको दिया गया है 5 सही 9 बटे 14 और बटे हमारा मिल जाएगा 79 बटे 14। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर ले, 14 पंचे 70, 70 में हम जो है 9 जोड़ देंगे, 79, 79 बटे 14 मिल गया। और यहाँ पर भी 79 बटे 14 है, देख रहे हैं यह इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मान आ कितना जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 माइनस 5 बटे 7 धन 1 बटे 4 धन 1 बटे 2 धन 1 बटे 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इतनी की वैल्यू निकाल रहे हैं। इतनी की वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में हमारा 1/3 लिखा गया है और ये अंश और ये हर है। तो पहले हम अंश को लिखेंगे, बाद में हर को लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम देख लें कि यहाँ पर कितने साइन हमारे यूज हुए हैं। हम साइन को चेक कर लें, हम चाहें तो और भी दूसरी तरीके से पूरे लेकर के एक साथ में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक साल सॉल्व करने में हमको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम सबसे पहले इतने पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं। चलिए पहले इतने पार्ट को सॉल्व करके देखें। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, 3 साइन लगा है, तो हम ऐसे 3 जगह बना लेंगे। अब क्या करें, यहाँ पर देखें कौन कौन सी संख्या लिखी गई है। यहाँ पर 2 लिखी गई है, तो जस्ट इसके ऊपर लिखेंगे क्रमशः। 4 है तो हम इस जगह के ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पर 7 है तो इस खाली जगह के ऊपर लिख लेंगे। अब हम क्या करें, हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे और इसको जो यहाँ पर साइन होगा वही साइन यूज करेंगे। प्लस साइन है इसलिए प्लस साइन यूज करेंगे, 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ देंगे, हमको 7 मिल जाएगा। अब क्या करें, इनका गुणा करके, और देख रहे हैं यहाँ पर प्लस साइन यूज हुआ, प्लस साइन यूज कर लीजिए, 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ लेंगे, हमको 31 मिल जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे, इनका गुणा करके उसी में 7 जोड़ेंगे, 7 से गुणा करेंगे 7 हो जाएगा और 7 21, 21 में हम अगर 7 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा 2, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 224 और यहाँ पर हम इसको 224 लिख लें। अब हमको बटे सही में लिखना होगा, यानी कि भिन्न के रूप में लिखना होगा। तो ये हमारा अंश बनेगा और ये हमारा हर बनेगा, तो ध्यान रखना है। तो इतने का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, 224 बटे 31 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करें, अब आगे हम इस संख्या को रख करके सॉल्व कर लें। 1 माइनस 5 बटे, यहाँ हमको मिला 224 बटे 31, तो 31 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 224। यहाँ पर 1 माइनस 5 कम 5 5 15 हो गया और बटे 224 हो गया। एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम हमारा 224 हो जाएगा। 224 माइनस 155, इन दोनों को घटा लीजिए, 14 में से 5 गए हमारा 9 मिल गया, ध्यान रखना है ये 5 है। और यहाँ पर हमारा कितना मिला, एक में से अगर हम यानी कि 15, वो 11 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो हमको 6 मिल जाएगा और बटे हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 224। जो हमारा आंसर हो जाएगा वह कितना आ जाएगा, 69 बटे 224 के बराबर हो जाएगा। तो इसका ए विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप के हम अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि x बराबर 1/1 धन 1/1 धन 1/1 धन 1/2 हो तो हमको 2x प्लस 7/4 का
मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इतने का मान निकाल लें। इतने का मान निकालने के लिए हम फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पर 1/2 लिखा है तो एक पहले दो बाद में, 1 2 3 साइन लगा है तो 3 जगह ऐसे हम बना लें और सब में प्लस साइन लगा है। यहाँ पर 1 1 लिखा है, यहाँ पर 1 1 लिखा है तो आप 1 लिखिए या ना लिखिए, सीधे सीधे ऐसे जब 1 लिखा रहेगा तो हम जोड़ के लिख देंगे इसको। 2 और 1 3 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, 3 2 5 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे 8 हो जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा वह 8/5 के बराबर हो जाएगा, यानी कि इतना मान हमारा हो गया 8/5। अब क्या करें, हमको x बराबर मिलेगा कितना, 5 ऊपर चला जाएगा 5/8 और हमको मान निकालना है 2x + 7/4 का। इसी में हम x का मान रख दे। x का मान देखिए 5/8 मिला है तो 2 × 5/8 हम 7/4, 2 से कट जाएगा 4 आ जाएगा, 5/4 + 7/4, 5 में हम 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 12/4 हो गया, 4 से काटेंगे 4 3 12। यहाँ पर देख रहे हैं आंसर हमारा हो जाएगा वह 3 के बराबर मिलेगा। तो हमारा जो है ए विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस टाइप से अगला क्वेश्चन हम देखें। इसी का अगला क्वेश्चन है, हमको 2/2 धन 3 धन 2/3 धन 2/3 का मान निकालना है। अब हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं 2/3 लिखा है तो 2 लिख लें और यहाँ पर 3 लिख लें। अब हम क्या करें, अभी हम सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे पूरे को, या फिर पूरे को सॉल्व ना करके हम सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर लें, फिर अभी ट्रांसफर करके हम आगे की संख्या को निकाल लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर 3 प्लस साइन लगा है तो 3 जगह आप ऐसे बना लीजिए। इन संख्याओं के ऊपर जो लिखा गया है उतना उतना लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, देख रहे हैं 2 लिखा गया है तो यहाँ पर हम /2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर /2 ऐसे ध्यान। फिर क्या करना है, यहाँ पर 3 लिखा गया है 3 लिख लिए, यहाँ पर 3 लिखा गया है इसके ऊपर 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिखा गया है यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब फिर हम इनका गुणा करेंगे और इस संख्या को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 9 में हम 2 जोड़ देंगे, हमको 11 मिल जाएगा। ये कटेगा नहीं 11 से 2, 11 जो है 2 से नहीं कटेगा तो ऐसे रहने देंगे। फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे और इतना जोड़ के लिखेंगे। तो 11 × 33, आगे हमको 33/2 मिला और 33/2 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, 3 दूना 6, हमको मिल जाएगा 39/2। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 39/2, तो 2 नीचे चला आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इनका गुणा करेंगे और ये संख्या हम जोड़ के लिखेंगे। तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 39/2 आ जाएगा और इसी में अगर हम देखें 11/2 ऐड कर देंगे, एलसी हमारा 2 आ जाएगा। 39 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमको 50 देख रहे हैं 50/2 मिल गया। इसका मान हमको मिल गया 25, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 25। अब हमको क्या करना है, हमको इसको बटे सही में लिखना है। तो यहाँ पर इसको अंश बनाएंगे, ये हमारा अंश हो जाएगा और ये हमारा हर हो जाएगा। तो इसका भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा, 25/39/4। और इसी को अगर हम दूसरे रूप में लिखेंगे तो ये 4 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर /39 आ जाएगा। इसका जो मान हो जाएगा वह 100/39 मिल गया। इतने का मान मिल गया। अब हम क्या करें, इसको जो है भिन्न में कन्वर्ट कर लें। तो 2 बटे यहाँ हमको 100/39 मिला है, गुणे 39, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है तो पहले भाग लगा रहे हैं। 39/100 आ जा रहा है, ये जो है 39 ऊपर जा रहा है, 39 × 2/100 और गुणे 39। अब हमारा नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर लिख रहे हैं, गुणा के फॉर्म में लिख रहे हैं, 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 100 से 100 कैंसिल हो गया, 39 से 39 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा आंसर 2। इस तरह से जो बी विकल्प है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं, इतने पार्ट को सॉल्व किए हैं। इतने पार्ट का जो मान आ गया है वह जो है 100/39 के बराबर आ गया है। अब इसी को चेंज करके यहाँ पर 39 को ऊपर ले गए हैं, 39 × 2/100 हमने लिखा है और इसको हम जो है 2 दशमलव में है इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लिए हैं और भाग को गुणा के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हम सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है यदि
ए धन 1/b धन 1/c धन 1/d बराबर 17/60 हो तो हमको इतने का मान निकालना है। इसका मान हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसका मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, इतने का मान निकालने की कोशिश करें। इतने का मान जो हो जाएगा वह 60/17 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करें, 60 में हम 17 से तो 17 यहाँ 51 हो गया, यहाँ पर घटा लेंगे 9 मिलेगा और फिर इसी 9 से हम 17 में भाग करेंगे। 9 दूना 18 ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो 9 एक कम 9 हो गया। यहाँ पर 17 में से अगर हम 9 हटा देंगे तो 8 मिल जाएगा। फिर 8 से हम फिर 9 में भाग करेंगे, 8 एक कम 8 मिल गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं एक आ जा रहा है और फिर 1 से हम 8 में भाग करेंगे, 8 बार जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और हमको यानी कि ध्यान भी रखना है, यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। अब हम देखें नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ पर जो लिखा होगा वह जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी लिखा आ गया है तो डी 8 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लिखा हो गया वह इस संख्या के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर जो लिखा रहेगा वह इस संख्या के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर जो लिखा रहेगा वह इस संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं, ए का मान हमको 3 के बराबर मिला, बी का मान 1 के बराबर मिला, सी का जो मान मिला वह 1 के बराबर मिला और डी का मान हमको 8 के बराबर मिला। हमको निकालना क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान। तो यहाँ से हम जो a का मान पा रहे हैं वो 3 के बराबर पा रहे हैं, बी हमारा 1 है, सी भी हमारा 1 है और डी हमारा 8 के बराबर है। 3 दूना 6, 6 2 प्लस 8 जोड़ लीजिए, 8 में 2 जोड़ देंगे 10, 10 में 6 जोड़ देंगे 16 आ जाएगा। इस तरह से जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह 16 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ए विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी पर बेस अगला क्वेश्चन हमारा है। इस क्वेश्चन को देखिए, खूब उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हम देख लें इसके इतने का मान क्या हो जाएगा। इतने का जो मान हो जाएगा वह 43/30 के बराबर हो जाएगा। वही प्रक्रिया अपनाएं, 30 से हम भाग करें 43 में, एक बार जाएगा, यहाँ पर 30 आ गया, घटा लेंगे 13 मिलेगा, 13 से फिर 30 में भाग करेंगे, 13 दूना 26 हो गया, घटा लेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 4 से 13 में भाग करेंगे, 4 यही 12 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 से फिर हम 4 में भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ पर जो संख्या लिखा गया है वह इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि डी का मान जो है 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ 3c लिखा है तो 3 बराबर 3c हो जाएगा। यहाँ से हम c का मान निकाल लेंगे, c बराबर हमको 1 मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं हमको 2b लिखा गया है तो जो है 2 वह 2b के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, b का जो मान है वह 1 के बराबर मिल जाएगा। यहाँ पर a लिखा गया है तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमको मान क्या निकालना है, मान निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देख लें यहाँ पर a का मान जो है 1 के बराबर है, b का मान जो है वह भी 1 के बराबर है, c का मान देख लें, c का मान भी 1 के बराबर है, d का मान देखें तो d का मान हमको 4 मिल रहा है, जोड़ लें 4 3 7, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 7 के बराबर हो जाएगा। का योगफल 7 आ जाएगा। देख लें यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का, ये भी क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इतने का मान निकाल लें। इतने का जो मान हो जाएगा वह 60/17 के बराबर हो जाएगा। अब 17 से हम क्या करें, 60 में भाग करें। देख ले 17 या 51, 3 बार जाएगा, यहाँ पर 51 मिले, घटा लेंगे 9 आ जाएगा, फिर 9 से फिर 17 में भाग करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, घटा लेंगे 8 मिल गया, 8 से फिर 17 में, 8 से 9 में भाग करेंगे, 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पर हमको 1 मिल गया। अब 1 से भाग करेंगे 8 में, 8 बार जाएगा, घटा लेंगे, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हमको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। अब हम नीचे से देखेंगे, यहाँ पर डी लिखा गया है तो जो डी का मान है वह 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर सी लिखा गया है तो सी का मान जो है वह 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर बी है तो बी जो है वह भी 1 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर जो संख्या लिखा है वह 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ए का जो मान मिलेगा वह 3 के बराबर मिलेगा। हमको इसका मान निकालना है तो देख रहे हैं ए बराबर 3 है, 3 गुणे बी का मान 1 मिल रहा है,
सी का मान भी 1 मिल रहा है और डी का मान हमको मिल रहा है 8। गुणा कर लीजिए, 8 त्रिक 24, इस तरह से 24 इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं जो ए विकल्प है, ए विकल्प में 24 दिया गया है, तो 24 इसका हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विकल्प इसका सही आंसर हो। और संख्या पद्धति में भी हम एक टॉपिक अलग से लेके चल रहे हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। चलिए पहले हम देख लें कि अभाज्य संख्या हमारी होती क्या है। अभाज्य संख्या यानी कि जो कटे ना, प्राइम नंबर इसकी इंग्लिश होती है। अगर हम परिभाषा कहें तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या के नाम से जानेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और स्वयं से, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, अगर हम 4 भी ले लें, 6 ले लें, तो देख रहे हैं 1 2 जो है वह 1 और 2 से कटेगा, 5 जो है वह 1 और 5 से कटेगा, और यहीं 4 देख रहे हैं तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और हमारा 4 से भी कटेगा। अगर हम 6 को देखें, वह 1 से भी कटेगा, 2 से भी और 3 से भी और 6 से भी। तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या हमारी अभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमने परिभाषा बताया आपको कि जो अभाज्य संख्या होती है वह सिर्फ एक और स्वयं से ही विभाजित होती है। तो यहाँ 2 देख रहे हैं, 2 1 से विभाजित हो रही है और 2 से विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या है। 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 4 से यह है 2 बीच में आ गया है, 2 से भी विभाजित हो जा रही है, इसलिए 4 को हम अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे और 6 को भी हम अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके अधिकतम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसी 2 संख्याएं ही जो 2 को विभाजित कर रही हैं, इसलिए अभाज्य संख्याओं के अधिकतम गुणनखंडों की संख्या हमारी 2 होती है। जो अभाज्य संख्या है उसके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या, न्यूनतम अगर हम आपसे पूछें कि कितने गुणनखंड होते हैं तो आप कहेंगे न्यूनतम जो गुणनखंडों की संख्या होती है वह 3 होती है। अगर किसी संख्या की न्यूनतम 3 गुणनखंड है तो वह हमारी भाज्य संख्या होगी। तो इस तरह से भी हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चनों को करते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर और भी देख लें। अगर हम कहें, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे भी जाते हैं कि 0 से 50 तक और 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 0 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है और 50 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारी 10 है। अगर हम कहें 0 से 100 तक की संख्याओं के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो इन्हीं को दोनों को जोड़ लें, टोटल संख्याओं की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अच्छा, अगर हम कहें आपसे कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हमारी 101 होती है, 101 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक हमारी जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है। हमको ध्यान रखना है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक लेकिन हमारी विषम संख्या है, एक हमारी विषम संख्या है। अच्छा, एक चीज और यहाँ भी समझ लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी
2 होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो है पहले 2 हो गई, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद फिर हम देखेंगे 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। इस तरह से हमारी अभाज्य संख्याएं रहेंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 2 के बाद 3 आ रहा है, इनके बीच का जो अंतर 1 है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर हम देखें 4 है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 4 है और यहाँ पर अंतर 2 है। तो हम एक फिक्स जो है अंतर नहीं बता सकते हैं कि नहीं इन्हीं इतने अंतर के बाद ही हमारी अभाज्य संख्या आएगी। लेकिन एक चीज हम देखें कि जितनी भी जो है 2 3 से बड़ी जो अभाज्य संख्याएं हैं वह कहीं ना कहीं 6 के ±1 के रूप में होती हैं। तो ये भी इससे भी हम चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सभी नहीं होती हैं, कुछ होती हैं लेकिन उनका जो रूप होता है वह 6 के ±1 के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम k बराबर 1 लेते हैं तो 6 गुणे 1 माइनस 1 करें तो यहाँ से 6 माइनस 1 बराबर हमको 5 मिलेगा और 6 गुणे 1 प्लस 1 करें तो यहाँ से हमको 7 मिलेगा। और देख रहे हैं हमारे दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से अगर हम k बराबर 2 रखते हैं, k बराबर 2 रखते हैं तो हमको मिलेगा क्या, 6 गुणे 2 प्लस 1 मिलेगा और 6 गुणे 2 माइनस 1 मिलेगा। तो 6 में 2 से गुणा करेंगे, 12 में 1 जोड़ देंगे 13 मिल जाएगा और 6 गुणे 2 12, 12 में से 1 घटा देंगे कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। इस तरह से अगर हम k बराबर 3 लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 6 गुणे 3 धन 1 6 3 18 1 19 मिल गया और 6 गुणे 3 माइनस 1 18 में से 1 घटा देंगे 17 मिल जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी अभाज्य संख्याएं हम निकाल सकते हैं और देख भी रहे हैं जो अभाज्य संख्याओं का फॉर्म है वह 6 के ±1 के रूप में है। तो इस तरह से अगर हमारी कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है तो उसको हम इस रूप से पहचान सकते हैं। लेकिन सारी जो है अभाज्य संख्याएं, सारी अभाज्य संख्याएं तो इस रूप में होती हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कि जो इस रूप में मिल रही हैं टोटल संख्या जो हम रख के मान निकालेंगे वे टोटल संख्याएं हमारी टोटल अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इस पर हम विचार करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि x, y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं जहां x + y + z बराबर 70 है तो z का मान निकालना है। और यहाँ पर हम एक कंडीशन दे दें, जो x का मान है वह y से छोटा है और y का मान जो है वह जो है z से छोटा है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं x + y और प्लस z ये बराबर हमको दिया गया है 70। इन तीन संख्याओं का योगफल एक सम संख्या प्राप्त मिल रहा है, ये हमारी सम संख्या है। तो इन दोनों का योगफल अगर हम सम मिले और एक सम यहाँ मिले तो सम और सम का योगफल हमको सम संख्या प्राप्त होगा। तो एक का सम होना जरूरी है। तो ऐसी संख्या हमारी सिर्फ एक ही है, वह है 2। तो पहली संख्या हमारी 2 हो जाएगी, बाकी हम वह y + z के रूप में हमको रख लेंगे वैल्यू, 70 हो जाएगा। तो y + z बराबर हमको मिलेगा कितना, 68 मिलेगा। क्योंकि y का मान जो है वह z से बड़ा है और हमको निकालना है z का मान, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या रख कर चेक कर लें। जैसे 43 अगर हम रखेंगे तो यहाँ से z का मान कितना आ जाएगा, y का मान y + 43 बराबर हमको मिलेगा 68 और यहाँ से हम अगर y का मान निकालेंगे तो y का मान 25 मिलेगा। 25 हमारी भाज्य संख्या है इसलिए हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। 37 रखकर चेक करें तो y + 37 ये बराबर हमको 68 मिलेगा और यहाँ से हम अगर y का मान निकालें तो 68 माइनस 37 ये हमको देगा 31। तो इस तरह से 31 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए दिया गया है कि 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 466 हो गया, 566 हो गया, तो 400 और 500 के बीच में ऐसी एक ही संख्या मिलेगी 466 जिसे जो है हमको 6 2 बार मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें
566 में देखें तो 566 में भी 6 दो बार आ रहा है। अब 600 अगर 6 देखें इसमें भी दो बार आ रहा है, 616, 626, 636 और 646 और 656। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा 6 दो बार आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो 660, 661, 662, 663, 664 और 665, 666, 667, 668 और 669 और 670। 70 में तो आएगा नहीं। इसके बाद अगर हम देखें तो 676 हमको मिलेगा और 686 मिलेगा और 696 मिलेगा। इन्हीं संख्याओं में हमको 6 का अंक दो बार मिलेगा। हम काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। टोटल हमारी संख्या हो जाएगी 21। तो इसका सी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है तो हमको उसके गुणनफल की इकाई का अंक बताना है। तो पहली हमारी विषम संख्या 3 हो गई। 3 गुणे 5 गुणे 7। इस तरह से अगर हम देखें 110 तक की सभी विषम संख्याओं को तो 5 अगर हम किसी 5 का गुणा हम किसी जो है विषम संख्या के साथ करते हैं तो हमेशा ये इकाई का अंक 5 ही देगा। तो इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि 110 तक की जितनी विषम संख्याएं मिलेंगी और उसमें 5 समाहित है तो 5 हमेशा गुणनफल में इकाई का अंक 5 ही देगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि x का मान जिनके लिए x, x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। हमको x का मान बताना है। x और x+1 और x+3 ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं। इनके बीच का अगर हम गैप देखें तो यहाँ पर 1 आ रहा है और इनके बीच का जो अंतर देखें वह 2 आ रहा है। सिर्फ हमारी 2, 3 और 5 ये 3 लगातार विषम संख्याएं हैं। इनके पहली दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, बाकी दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का जो अंतर है 2 है। तो यहाँ पर x का मान हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि n² - 33, n² - 29 और n² - 31 अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके संभावित मानों की संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ से हम देखें n² - 29 और n² - हम देखें 31 और n² - 33 ये जो है तीनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इनके बीच का हम अंतर देखें दो का तो यहाँ पर 2 आ रहा है और इन दोनों का अंतर देखें तो ये भी 2 हमारी जो है इनका अंतर 2 आ रहा है। तो हमको यहाँ का n जो है इनके संभावित मान बताने हैं। तो अगर हम n बराबर 6 लेते हैं तो 6 36, यहाँ देखेंगे 36 माइनस 29 और यहाँ पर 36 माइनस 31 और 36 माइनस यहाँ पर 33। ये हमको 3 देगा, ये हमको 5 देगा और ये हमको देगा 7। तो 3, 5, 7 ये हमारी तीनों जो है वह अभाज्य संख्याएं हैं। और सिर्फ ये लगातार ऐसी 3 संख्याएं हैं जिनके बीच में 2 का अगर हम अंतर लेते हैं 2 संख्याओं का तो 2 हमको मिलता है। सिर्फ एक ही ऐसा बनता है, इसलिए हम इनका अधिकतम मान कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। इनके संभावित मानों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। तो हम मान लेते हैं 3 अभाज्य संख्या है कौन कौन सी? x + y + z ये बराबर हमारा है 100 के। यदि उनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो हम यहाँ पर z को मान लेते हैं कि जो z बराबर है वह y + 36 के बराबर है। तो x प्लस, अब यहाँ पर एक चीज हमको यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि 3 संख्याओं का जो योगफल है वह 100 के बराबर है और 100 हमारा क्या है? 100 हमारी सम संख्या है। इसलिए यहाँ पर एक सम का
होना जरूरी है, इसलिए बाकी दोनों का योगफल करेंगे, क्योंकि जो है दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या मिलता है, तो इनका दोनों का योगफल जब सम मिलेगा तभी हम सम को और सम में जोड़ेंगे, तभी हमको यहाँ पर योगफल सम संख्या मिलेगी। इसलिए एक का सम होना जरूरी है, और वह दो ही ऐसी संख्या है जो हमारी सम संख्या है और वो अभाज्य है। 2 प्लस यहाँ पर y प्लस 36 कर लिए, और ये हमारा हो गया 100। तो 2y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 38 के, 100 में से 38 घटा देंगे तो हमको 62 मिल जाएगा, और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, y का मान हमको 31 मिल जाएगा। और आपको बताना क्या है कि तो इन संख्याओं में से एक संख्या बताना है। तो हमारी पहली संख्या 2 मिल गई, दूसरी संख्या 31 मिल गई, और 31 में अगर हम 36 जोड़ देंगे तो हमको 67 मिल जाएगी। ये तीनों संख्याएं हमारी मिल जाएंगी। चेक करें क्या ऑप्शन में तीनों संख्याओं में से कोई संख्या है। यहाँ पर 17 दिया गया है, 29 दिया गया है, 43 दिया गया है। इन तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या ऑप्शन में नहीं है, ना ये है, ना ए है, ना ए है, इसलिए हमारा बी डी विकल्प सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो लगातार पूर्णांक में से एक सम है। ठीक है, दो लगातार पूर्णांक में से अगर हम 0 लेते हैं, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो 1 के बाद देख रहे हैं 2, ये 2 हमारी जो है सम पूर्णांक है। 3 ले लें, 3 के बाद तुरंत जस्ट 4 आ रहा है, 4 हमारा क्या है, सम संख्या है। तो पहला ऑप्शन, तो पहला इसका विकल्प पहला सही है। दूसरा अगर हम चेक करें, कह रहे हैं कि विषम पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह 6n+1 के रूप में होता है। तो कोई एक विषम संख्या हम लेकर के उसका वर्ग करते हैं। जैसे हम 7 ले रहे हैं, 7 हमारी विषम संख्या है, 7 का वर्ग कर रहे हैं, तो 7 7 49, 49। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 1 बनाना है, तो इसको हम 48 + 1 कर लिए, और 6 × 8 + 1 कर लिए। इस तरह से अगर हम और देखें, 5 को देखें तो 5 का वर्ग करेंगे 25 मिलेगा, और 25 को हम लिख क्या सकते हैं, 24 + 1 लिख सकते हैं, और 24 हमारा हो जाएगा 8 × 3 + 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो विषम संख्याओं का वर्ग है वह 8n+1 के रूप में है, इसलिए हमारा दूसरा भी कथन सत्य है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह सी विकल्प हो जाएगा। दोनों कथन हमारे यहाँ पर सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्त दशमलव है। अच्छा, अगर हम शांत दशमलव की बात करें तो शांत दशमलव में जो हमारा भिन्न होता है, भिन्न का जो हर होता है वह 2n × 5m के रूप में होता है। अगर इस रूप में नहीं है, अगर हर हमारा इस रूप में नहीं है, तो वह हमारा अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव। तो हम पहले चेक कर लें क्या हर इस रूप में है। यहाँ पर देख रहे हैं 1600 है, तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 1600 को हम 2 × 5 2 × 5, क्योंकि लास्ट में 2 शून्य है, इसलिए हम 2 × 5 2 × 5 2 बार लिखेंगे, और 16 को लिख देंगे 2 की घात 4। तो देख रहे हैं जो ये हमारा हर है वह 2n × 5m के रूप में है। ये भी हमारा 2³ है, तो भी इस रूप में है। 50 है, तो 50 को 2 × हम 5 की घात 2 लिखेंगे, ये भी उस रूप में है। लेकिन 6 को हम 2 × 3 लिख रहे हैं, वह इस रूप में नहीं है, यानी कि 2n × 5m के रूप में यह नहीं है। इस वजह से हमारा जो डी विकल्प है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमको ये बताना है। 2 से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य है। हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे दो विषम संख्याओं का अंतर लेंगे तो हमेशा हमको सम संख्या ही प्राप्त होगी। 7 ले लिए और 5 ले लिए, 7 में से 5 घटा देंगे तो हमको 2 मिलेगा, और ये 2 से विभक्त हो जाएगा। और भी हम कोई अभाज्य संख्या लेकर देख लें, जैसे 23 हो गया, और 23 हो गया, और 29 हो गया, इन दोनों का अगर अंतर लेते हैं तो 6 मिलेगा। 6 हमारा जो है वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो पहला ये हमारा सही है कथन। दूसरे कथन पर विचार करें।
कि दो भिन्न पूर्णांक m n और m n और एक अभाज्य संख्या p के लिए यदि p का गुणनफल m गुणे n को विभाजित करता है, तब p या तो m को या तो n को विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पर हम कहें दो m n एक अभाज्य संख्या p के लिए यदि p गुणनफल m गुणे n को विभाजित करता है, जैसे यहाँ पर हम ले लिए 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 जो है वह यह p जो है वह 2 गुणे 5 को विभाजित कर रहा है, तो p या तो जो है 5 के बराबर होगा या तो 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये भी हमारा कथन सत्य है। आगे देखें, यदि एक संख्या 6n-1 के रूप में हो तो यह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आगे बढ़ा लें, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं इस रूप में होती हैं, लेकिन सारी अभाज्य संख्याएं इस रूप में नहीं होती हैं। आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 है। हाँ, ऐसा है। वह 3, 5 और 7 ये ऐसी 3 निकटवर्ती संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर 2 है। तो इसका जो ये सही है। तो अगर हम कहें कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा सी कथन सही नहीं है, तो हमारा विकल्प जो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कि ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है जहां ए और बी बराबर नहीं है। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है तो संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याओं का योग कितना होगा? ऐसी संख्याएं 13, 17, 31, 37, 71 और 73। यहाँ 3, 3, 6 अभी 79 और 97। ये ऐसी 8 संख्याएं हैं जो हमको ए बी के रूप में है। अगर हम इनके अंकों को पलट देते हैं, बी ए बनाते हैं, तो ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या ही रहेंगी। अगर इनका हम योगफल करते हैं 31 + 17 + 13 + 37 + 71 + 73 + 79 + 97, तो यहाँ से हमको जो योगफल है वह 418 के बराबर मिलता है। तो इसका डी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि m 0 और 50 के बीच के अभाज्य संख्याओं की संख्या और n 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो m और -n का मान निकालना है। तो हम जानते हैं 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है, अभाज्य संख्याओं की संख्या यह 15 है। बाकी 50 से 100 के बीच में टोटल 10 है। इसका मान m है। m बराबर हमको 15 मिल गया और n बराबर 10 मिल गया। हमको m - n निकालना है, तो 15 में से 10 घटा देंगे, 5 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 5 हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 नंबर जो एक दूसरे के सह अभाज्य हैं ऐसे हैं जैसे कि पहले 2 का गुणनफल 286 है और अंतिम 2 का गुणनफल 770 है। तो हमको तीनों संख्याओं का योग बताना है। तीनों संख्याओं का हमको यहाँ पर योग बताना है। तो हम चेक करें कि यहाँ पर देखें a गुणे b ये 286 है और दूसरी अगर हम संख्या निकालें b गुणे c ये हमारा 770 है। तो हमको a + b + c का मान निकालना है। a + b + c का मान निकालना है। यहाँ से अगर हम a गुणे b बटे b गुणे c करते हैं तो हमको मिलेगा क्या? 286 बटे 770 मिलेगा। 11 से कट जाएगा, 11 से काट दें, 11 दूना 22, 11 छक्का 66 और 11 सत्ते 77, 70 मिल गया। यहाँ 13 हो गया और यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो हमको मिलेगा 35 और b से b कैंसिल हो गया। a बटे c बराबर हमको मिल गया 13 बटे 35, यानी कि a का जो मान है वह 13 है
और सी का मान जो है वह 35 के बराबर है। तो हम निकाल क्या लें, हम बी निकाल लें। यहाँ पर देख रहे हैं ए गुणे बी, ए बराबर है 286 के। ए का मान अगर हम 13 रखते हैं तो 13 गुणे बी बराबर 286 मिलेगा। और यहाँ से हम बी का मान निकाल लें, बी बराबर हो जाएगा 286 बटे 13, 13 दूना 26 और 13 दूना 26, बी बराबर हमको 22 मिल गया। जो संख्याएं हमको मिली वह 22 और प्लस ए का मान हमको मिला है यहाँ पर 13 और सी का मान मिला है 35, इन्हीं को जोड़ लें, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 2 और 3 5, यहाँ शून्य आ गया, 10 हो गया, 3 1 4, 4 2 6 1 7, तो इनका जो योगफल है वह 70 के बराबर है। तो डी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है एक्स वाई तथा जेड अभाज्य संख्याएं हैं तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वह 38 के बराबर है, तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। देख रहे हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर है 38 के। तो तीन संख्याओं का सम जब एक सम संख्या मिल रहा है तो इनमें से किन्हीं दो संख्याएं हमारी विषम अगर होंगी तो एक का सम होना जरूरी है। तो पहली संख्या हम 2 मान के चल रहे हैं, 2 प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर हमको 38 दे रहा है, और वाई प्लस जेड ये हमको देगा कितना। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमको यहाँ मिल जाएगा 36 के। हमको जेड का अधिकतम मान बताना है, तो जेड का मान अधिकतम अगर यहाँ पर हम 31 लेके चल रहे हैं तो 5 और प्लस 31 ये बराबर 36 हो जाएगा। तो जेड का मान अधिकतम कितने के बराबर हो जाएगा, 31, क्योंकि 5 अगर वाई का मान हम 5 लेते हैं तो 5 हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 101 है, और 101 को अगर हम 13 से विभाजित करते हैं तो यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 और 10 101 मिलता है, तो रिमाइंडर का मान 10 के बराबर हो जाएगा। तो इसका डी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोहित क्रम में हैं उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। चलिए हम मान लेते हैं कि a गुणे b गुणे c ये 3 का जो मान है वह 385, और इस तरह से b गुणे c गुणे d का जो मान है वह 1001 के बराबर है, और ये आरोही क्रम में है। तो अगर हम यहां से इनको डिवाइड करें तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, और a बटे जो d है उसका मान कितना हो जाएगा 385 बटे 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, सॉरी 1001 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमको सोचना होगा कि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो इसमें एक संख्या a गुणे b गुणे c बराबर 385 है। तो यहाँ पर इकाई का अंक अगर हम 5 आ रहा है तो एक संख्या जो है उसका 5 होना जरूरी है, तभी 5 में अगर हम किसी भी अभाज्य संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। तो यहाँ से अगर हम b गुणे c का मान निकालें तो b गुणे c कितना हो जाएगा 385 बटे 5 हो जाएगा, 5 से काट दें तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, तो b गुणे c हमको मिल गया 77, और इसको 2 भागों में तोड़ें तो 7 गुणे 11 मिलेगा। तो देख रहे हैं a बराबर 5 हो गया और b बराबर हमको मिल गया यहाँ पर 7 और c बराबर मिल गया हमको 11। अब हमको d का मान निकालना है, तो d का मान हम निकाल सकते हैं। तो d बराबर हो कितना जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं b गुणे c गुणे d का मान है वह 1001 के बराबर है, तो d का जो मान हो जाएगा वह 1001 बटे b गुणे c के।
तो 1001 बटे 7 गुणे 11, 11 से हम काट दें पहले, तो 11 9 99 और 11 एकम 11, 13 सते 91 हो जाएगा। तो यहाँ से डी का मान 13 के बराबर मिलेगा, तो इसका बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि n प्लस 10 और n प्लस 14 अभाज्य संख्या है तब n के संभव मान क्या है। n प्लस 10 और n प्लस 14, तो हमको बताना है कि n की संभावित मान क्या। अगर हम n का मान, क्योंकि दो अगर हम लेते हैं, दो हमारी विषम संख्या है, दो हमारी सम संख्या है, तो अगर यहाँ पर हम दो रखते चले जाएंगे तो हमको सम संख्या मिलेगी और वो अभाज्य मिलेंगी, अभाज्य नहीं मिलेंगी। सिर्फ दो ऐसी संख्या है जो हमारी अभाज्य संख्या है। अगर हम एक लेके चलते हैं तो यहाँ एक मिलेगा, यहाँ पर हमको 11 देगा और ये हमको 15 देगा, तो एक भी नहीं सही आंसर होगा, दो भी नहीं होगा। तीन लेके चलेंगे तो 3 मिलेगा, 13 मिलेगा और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर देखें तो ए हमको देगा 17। 3 13 17 n बराबर 3 लेके चल रहे हैं, तो 3 13 और 17 और n बराबर अगर हम 4 लेके चलें तो 4 हमारी अभाज्य संख्या है ही नहीं। हम 5 लेके चलें तो 5 5 15 और 19, इसका भी हमको जोड़ा नहीं मिलेगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमको इन कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कौन सा कथन हमारा सत्य है, दोनों कथन सत्य है या एक कथन सत्य है। पहला कथन हमारा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हाँ होती है। कोई भी हम भाज्य संख्या ले लें, जैसे 4 ले लें, 6 ले लें, 10 ले लें, ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो पहला कथन तो हमारा सत्य है। दूसरे कथन पर देखें, दूसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। नहीं, शून्य हमारी पूर्ण संख्या है लेकिन शून्य प्राकृतिक संख्या हमारी नहीं है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए कथन हमारा 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा कथन पहला ही सही है, इसलिए सही विकल्प हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि p एक अभाज्य संख्या है और जिसका मान जो है वह 5 से बड़ा है, तो हमको p स्क्वायर माइनस 1 के बारे में बताना है, इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। पहला कथन है कि 6 से भाज्य नहीं, दूसरा हमेशा 6 से विभाजित है लेकिन 12 से विभाजित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमेशा 12 से विभाजित होगा लेकिन 24 से विभाजित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगला ऑप्शन हमारा हमेशा 24 से विभाजित होगा। तो यहाँ से अगर हम p का मान 7 लेके चल रहे हैं तो 7 तक कर चेक करें तो 7 स्क्वायर माइनस 1 ये हमको 48 देगा और 48 24 से विभाज्य है। p बराबर अगर हम 11 लेके चलते हैं तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 ये 120 देगा। 120 जो है यह भी 24 से विभाजित है, इसलिए हमारा जो डी विकल्प है वह सही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि p जो 5 से जितने भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं p स्क्वायर माइनस 1 के रूप में अगर हम उसको रखते हैं तो हमेशा 24 से पूर्णतया विभाजित होंगी, तो डी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि p एक अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है तथा p स्क्वायर को 12 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या प्राप्त होगा। p एक अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है, तब p स्क्वायर को 12 से विभाजित किया जाएगा तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्योंकि जानते हैं कि जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वह 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में होती हैं। तो अगर हमको p स्क्वायर का मान निकालना है तो 6 के प्लस माइनस 1 का रूप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 के स्क्वायर मिलेगा,
और प्लस 1 मिलेगा और प्लस माइनस 6 दूना 12 के मिलेगा। अगर यहाँ पर देखें 12 कॉमन ले लें तो 12 के मिलेगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 के प्लस माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 1 मिलेगा। तो देख रहे हैं जो इतनी संख्याएं हैं वह 12 से तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी, लेकिन एक हमेशा शेषफल मिलेगा हमको। तो अगर कोई अभाज्य संख्या 3 से बड़ी है और पी स्क्वायर के रूप में है, तो अगर हम उसको 12 से विभाजित कर रहे हैं तो हमेशा हमको शेषफल 1 प्राप्त होगा। इसका ए विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं तब पी प्लस क्यू बराबर 12 हो तो हमको पी और क्यू के संभावित जोड़ों की संख्या बतानी है, जहां पर जो पी है वह क्यू से छोटा है। यहाँ पर देख रहे हैं p प्लस क्यू ए बराबर 12 है। तो अभाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे, असहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। तो इनके बीच में देख रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 1 है। यहाँ पर एक हमको नहीं देखना है कि सम है या विषम है, बस हमको ये देखना है कि उनके बीच में जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है वह 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तभी ये सहअभाज्य संख्या होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखें, अगर हम 1 में 11 जोड़ देते हैं तो 12 मिलेगा और 5 में हम 7 जोड़ देते हैं तो 12 मिलेगा। इनका अगर मासा निकालें तो इनका भी मासा 1 होगा, इसका भी मासा 1 होगा। तो ऐसी संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या है। तो ऐसे जो संभावित जोड़ों की संख्या है वह 2 के बराबर है। तो बी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण संख्या है? परिपूर्ण संख्या होती क्या है? ऐसी संख्याएं हम जिनके अगर अपवर्तक निकालें और अपवर्तकों का जो योगफल हुआ वह इस संख्या के दूनी के बराबर हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? परिपूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे 8 है, तो अगर हम 8 के अपवर्तक निकालें तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और 8 मिलेगा। और अगर हम इनको जोड़ें तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15 मिलेगा। 15 जो है वह 8 के दूनी के बराबर नहीं है, इसलिए 8 हमारी परिपूर्ण संख्या नहीं होगी। 4 की अगर हम बात करें, 6 की बात करें तो 6 देखें, 6 के कौन कौन से अपवर्तक होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अगर हम इनको जोड़ते हैं, इन सारी संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको 12 मिलेगा। 12 जो है वह 6 का 2 गुने के बराबर है। तो इस तरह से 6 हमारी परिपूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पर हम देखें 28 को अगर हम चेक करते हैं तो 28 ऐसी जो संख्या है वह एक परिपूर्ण संख्या होगी। इसको हमको याद करके भी रखना है। यहाँ पर 1 2 4, उसके बाद फिर 7 देख रहे हैं, 14 देख रहे हैं और हम 28 देख रहे हैं। अगर इनको हम जोड़ें तो 14 और 7 21, 21 और 7 28, 28 दूना 56। तो देख रहे हैं यह जो इनका योगफल है वह 56 आ रहा है। 56 28 का 2 गुना है, इसलिए हमारे जो 28 है वह परिपूर्ण संख्या हो गई। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या की जो अंकों का योगफल होगा, अंकों का योग वह 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है या 9 हो सकता है। हमको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंकों का योगफल 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है या 9 हो सकता है। और भी एक चीज हमको ध्यान रखना है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या की जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक वह ना तो 2 होगा और ना तो 3 होगा और ना तो 8 होगा। अगर कोई ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 2 है, 3 है, 8 है या 7 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 4 6 6 4 दिया गया है,
तो यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रहा है, तो इकाई के अंक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा इसमें हम डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ पर 7 + 6 + 3 + 8 + 4 को जोड़ें तो देखें कि इकाई के अंकों का योगफल कितना आ रहा है। 7 6 13, 13 3 16, 16 16 और 4 20, 8 28, 28 आ गया। इसको फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 2 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 10 मिल रहा है, फिर इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिल रहा है। यहाँ पर इसको चेक करें तो 7 4 11 और 9 हम कैंसिल करें, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6, 16 और 6 ये हमारा हो गया। 16 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 22। फिर से हम चेक कर लें, 7 4 11, 11 9 20, 20 20 का मतलब हो गया 2 और 9 कैंसिल किए, 6 5 11, 11 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया 4 हो गया। आगे हम चेक करें, यहाँ चेक करें 6 3 9 कैंसिल किए, 7 6 13, 13 7 20, 20 7, 20 7 27, 27 में हम 2 में अगर हम 7 जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। आगे बढ़े चेक करें, यहाँ 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20 और 4 24, 24 देख रहे हैं। अगर 2 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 6 आ रहा है। और हम जानते हैं तो कभी भी जो पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का जो योगफल होगा उनका डिजिटल सम कभी भी 6 नहीं आएगा, तो इसका हमारा डी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि n एक 3 अंकों की संख्या है और n स्क्वायर बराबर 46 है तब n के कितने मान संभव है। तो हम कभी भी अभी देख रहे हैं इकाई का अंक 6 आ रहा है लास्ट में और 4 आ रहा है, तो हमेशा जो है जो पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं उनके पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम इकाई के अंतिम 2 अंक वह 1 से लेकर के 24 संख्याओं के वर्ग के अंतिम 2 अंक होते हैं। तो वहां पर 46 आ रहा है, तो अगर हम इन संख्याओं के वर्ग के अंतिम 2 अंक लेंगे तो कभी भी हमको 46 प्राप्त नहीं होगा, इसलिए संभावित मान इनकी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 0 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63 522 में से घटाने पर परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो हम अंतिम 2 अंक लेके चल रहे हैं 22, 22 में से 18 घटा देंगे तो हमको 0 4 मिलेगा, और 22 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो हमको 0 2 मिलेगा, और 22 में से हम 24 घटा नहीं पाएंगे तो हम 522 में से हम 24 घटा रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 12 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, और यहाँ पर हमको मिल गया 1 मतलब 11 में से 2 घटाएंगे तो 96 मिलेगा, और बाकी यहाँ पर 4 मिलेगा। और हम देख रहे हैं 522 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा लास्ट में, बाकी हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो है किसी संख्या के अगर इकाई का अंक 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया तो कभी भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया और हमारा जो है ए भी ऑप्शन गलत हो गया, हमको इन्हीं दोनों में चूज करना है। और भी एक चीज हम जानते हैं कि जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके जो अंतिम 2 अंक होते हैं, हमको ध्यान रखना होता है कि अंतिम जो 2 अंक होते हैं वह 0 से लेकर के 24 तक की संख्याओं का अगर हम वर्ग करें, इनका वर्ग करें और इनके वर्ग के अंतिम जो 2 अंक होंगे उन्हीं में से कोई 2 अंक आते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 96 है, तो हम अगर 0 से लेकर 24 तक की संख्याओं का वर्ग करते हैं तो इनके वर्ग के अंतिम 2 अंक जो है कभी भी 96 प्राप्त नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ए आंसर है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 680 621 में जोड़ी गई वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो अगर हम 21 में 4 जोड़ लेते हैं तो हमको 25 मिल जाएगा, और 21 में अगर हम 5 जोड़ लेते हैं तो हमको 26 मिल जाएगा। 21 में अगर हम 6 जोड़ लेते हैं तो 27 मिल जाएगा, और 21 में अगर हम 8 जोड़ लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। 26, 27 और 29 कभी भी 0 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग के अंतिम 2 अंक हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए ना तो ए ऑप्शन सही है, ना तो ए ऑप्शन सही है, ना तो ए ऑप्शन सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो अभी जस्ट इसके पहले हमने देखा था कि वर्गमूल हमको बताना है एक परिमेय संख्या है। तो अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 1, 4, 7 या 9 है तो वही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, नहीं तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हम चेक कर लें, यहाँ पर देखिए लास्ट में 8 दिया गया है, 8 दिया गया है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती है, ये हमको जो है परिमेय संख्या देगी ही नहीं। आगे हम चेक करें, यहाँ पर पहले सबसे पहले देखें, 9 कैंसिल किए, 6, 2, 8, 8 और 5 13, 13 और 4 15, 15 फिर हम एक में हम 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 आ गया। यहाँ पर चेक करें, 9 कैंसिल किए, 5 4 9 कैंसिल किए, इनके अंकों का योगफल 3 आ गया। यहाँ पर देखेंगे 5 4 9 कैंसिल किए, 4 4 8, 8 2 10, फिर हम क्या करेंगे 10 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर चेक करेंगे 8 2 10, 10 8 18, 18 और 6, 18 6 24 और 7 5 12, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो मिल जाएगा हमको 6 36 मिलेगा, और इनके अंकों का योगफल 9 तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का अंक 8 है तो कभी भी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती है, तो हमारा जो सी विकल्प है इसका सही आंसर हो जाएगा, यही हमको परिमेय संख्या देगी। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो ये कभी परिमेय संख्या देगी ही नहीं। आगे हम चेक करें, यहाँ पर लास्ट में 96 दिया गया है, 96 दिया गया है, इकाई का अंक 2 दिया गया है और यहाँ 0 4 है, तो यही हमारी जो है इसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि यहाँ 96 दिया गया है और यहाँ 0 और 24 के वर्ग के अंतिम 2 अंकों में शामिल नहीं हो पाएगा, अंतिम 2 अंक 96 कभी होता ही नहीं है, तो भी ऑप्शन गलत है। तो इसका जो है वह ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चेक करें, अगला क्वेश्चन देखें कि किसकी संख्या के वर्ग में 17 अंक हो, किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक हो तो उसके अंकों की संख्या कितनी होगी। तो हमको संख्या के अंक बताने हैं। अगर वर्ग के अंकों की संख्या सम है तो संख्या के अंकों की संख्या वह n/2 के बराबर हो जाएगी, और विषम होने पर n में हम 1 जोड़ लेंगे, बटे 2 करेंगे, क्योंकि 17 है तो 17 में हम 1 जोड़ लिए, बटे 2 किए, 17 और 1 18, 18 में 2 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा। तो जो हमारी संख्या है उसके अंकों की संख्या 9 के बराबर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हो तो उस संख्या में कितने अंक होंगे, क्योंकि 22 हमारी सम संख्या है, इसलिए 22 में 2 से भाग करेंगे 11 आ जाएगा, तो उस संख्या में अंकों की संख्या जो है वह 11 के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी बी रो की 4 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो a माइनस बी का मान निकालना है। तो हमको ध्यान रखना है सिर्फ एक संख्या ऐसी है 7744 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और यहाँ से अगर हम 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 मिलेगा, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा।